एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो मशीनों को भी मानव जैसी चीज़ों के बारे में सोचने पर बताती है कि आखिर मशीनें कैसे इंसान के जैसे काम कर सकती हैं, कैसे उन इंसानों के बारे में सोच सकती हैं। इसको लेकर के अमेरिका से उस पर रिसर्च किया है और श्रेया गौतम जी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि हम सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि आखिर ये एआई है क्या आखिर। जी, तो जैसा कि आपने समझाया कि हम कंप्यूटर को या मशीनों को इंसान जैसी, मानव जैसी सोचने समझने की शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं, पर अब वो उससे आगे बढ़ गया है। हम अब इंसान से भी ज़्यादा क्षमताएं मशीनों को दे चुके हैं। तो जैसे कि एक उदाहरण हम देखते हैं, अगर हम गूगल पे अभी कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये लिंक्स हैं, हम उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ कहाँ ढूंढ सकते हैं। पर अब एआई की मदद से वो हमें पूरा सार बता देता है। वो खुद सारी चीज़ें पढ़ लेता है और उनका सार निकाल के हमें संक्षेप में बता देता है कि मेरे हिसाब से आपने जो सर्च किया है उसका ये मतलब है, ऐसा है। तो अब ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, इसकी उपलब्धता इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब आम इंसान बिना कोई पैसा दिए निःशुल्क इसको इस्तेमाल कर सकता है ना। क्या माने कि कितना काम इससे सरल हुआ है। जी, तो अब इससे हमारे हर तरह के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमें सरलता होने लगी है। तो अब जैसे आज हमने लेक्चर में स्थानिक कंप्यूटिंग यानी कि स्पेशल कंप्यूटिंग की बात करी कि एआई किस तरह से हमें ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी प्रदान कर रहा है। तो इसमें जैसे कि हमने मेडिकल क्षेत्र में बात करी कि जैसे मेडिकल छात्राओं को या छात्रों को स्केलेटन्स उपलब्ध नहीं होते, है ना, पर अब हम ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी की मदद से उनको वो 3D में उपलब्ध करा सकते हैं। वो हेडसेट पहन सकते हैं, उससे उन्हें 3D में उसका मॉडल दिख जाता है, वो छू सकते हैं। इसका हम उपयोग शल्य चिकित्सा में भी कर सकते हैं, सर्जरी में भी कर सकते हैं, छात्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादन में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमने बहुत सारे सर्वेज़ में भी ऐसा देखा है कि जो कंपनियां ऑगमेंटेड रियलिटी के ऐप्स इस्तेमाल करने लगी हैं वहाँ पे लगभग 50% कम समय लग रहा है अब वर्कर्स को। इसमें वो कोई ख़ास चश्मे नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई ख़ास हेडसेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, बस मामूली अपने फ़ोन में वो ऐप के ज़रिए वो उन्हें सब बता देता है कि अब आपको ये लीवर खींचना है, अब नेक्स्ट ये करना है, और उससे वो सीख जाते हैं और बहुत आसानी से अपना काम कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि एआई से मतलब इंसानों जैसे सोचने की जो बुद्धि है मशीनों में भी आ जाती है, तो ये आखिर किस तरह से ये आपने उस पर रिसर्च कैसे बुद्धि आती है। तो हम इसमें बहुत सारे मॉडल होते हैं एआई के। तो हम चलिए एक चीज़ की बात करते हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क क्या है, जैसे हमारे बुद्धि में हम अगर बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे शरीर को पता होता है कि अब क्या करना है, वाइट ब्लड सेल बढ़ाने हैं। उसी तरह न्यूरल नेटवर्क को पता होता है, वो धीरे धीरे सीखता रहता है। तो जैसे उदाहरण में मैंने मशीन को बोला कि ये बिल्ली की तस्वीर है, अगली बार जब मैं बताऊंगी तो पहचान लेना कि ये बिल्ली है। अब इस तरह मैं उसको बिल्ली की तस्वीरें देती गई, मशीन पहचानती गई। अब मैंने उसको शेर की तस्वीर भेज दी तो उससे तो लगा कि बिल्ली है, पर मैंने उसे बताया कि नहीं ये तो शेर है। तो अब उसने सीख लिया कि अच्छा ये बिल्ली नहीं, ये शेर है, ये ऐसे दिख रही है पर ये शेर है। अगली बार मैंने चीता की तस्वीर भेज दी तो उसने अब सीख लिया कि अच्छा ये चीता भी कुछ होता है। तो इस तरह से अब मुझे उसे डेटा नहीं देना पड़ता, वो खुद से जो दुनिया में क्लाउड में जो डेटा उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करके खुद से सीखता जाता है, वो अपने में करेक्शन करता जाता है और अपने आप को सिखाता जाता है, जिससे कि अगली बार अगर हम उससे कुछ भी पूछें तो वो सही जवाब दे देता है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जब से एआई तकनीक अगर आई है तो जो कहीं ना कहीं जो एक क्राइम है इसका ग्राफ भी बढ़ा है। तो क्या माने कि एआई कितना नुकसानदायक है और कितना लाभदायक है अमूमन, और ख़ासकर जो नौजवान पीढ़ी है वो इसकी जद में आ रही है सबसे ज़्यादा। तो इसको लेकर के किस तरह से है कि लोगों को किस तरह से बचना चाहिए अगर। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू हैं। तो पॉजिटिव की तो हमने बात कर ली कि उत्पादन के क्षेत्र में या बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर साथ में अब डीप फेक्स जनरेट हो रहे हैं जिसमें किसी का भी
तस्वीर लेके लोग सुपर इम्पोज करके एआई की मदद से उसका एक डीप फेक बना देते हैं, या डिजिटल अरेस्ट की हम बात करें जिसमें लोगों को इतना डरा देते हैं कि अब आपके साथ ये होने वाला है, आप पैसे नहीं ट्रांसफ़र करेंगे तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव में आ जाती हैं, जो कि एआई का गलत इस्तेमाल करके भी हम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है ना। कभी भी डिजिटल अरेस्ट का कोई भी ऐसे फ़ोन कर दे कि आपको पुलिस थाने में किसी ने आपके रिश्तेदारों को गिरफ़्तार कर लिया है, या आपने ये इनकम स्टेटमेंट नहीं सबमिट किया है, कुछ भी फ़ोन आए तो आपको एकदम से घबराना नहीं है, आपको वेरीफाई करना है कि क्या है, और आप डिजिटल अरेस्ट से इस तरह बच भी सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है क्योंकि डिजिटल अरेस्टिंग हो गई या फिर फ़ोटो करके लोगों को करना है, तो लोगों के पास मैसेज आते हैं तमाम जो होते हैं, लेकिन जो साइबर क्राइम है वो एआई मतलब इतना ऊपर हो चुका है कि उनको पकड़ने में भी बहुत समय लगता है। जी जी। तो लोगों को किस तरह से अवेयर होना चाहिए इसको लेकर के? जी, तो जैसे कि आप डिजिटल क्राइम की बात करते हैं, तो हम डिजिटल अरेस्ट की भी बात करें, इसमें एक दूसरे तरह का भी हो जाता है, जिसमें अगर आपने किसी गलत लिंक पर क्लिक कर दिया तो वो आपको डरा देंगे कि आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपको उन्हें फ़ोन करना पड़ेगा, या समहाउ आपने कुछ गलत लिंक पे जो क्लिक किया है उसकी वजह से वो आपके फ़ोटोज़ हैं आपके लैपटॉप में या आपका और डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको लॉक कर देते हैं, और फिर वो आपसे पासवर्ड मांगते हैं वो आपको बोलते हैं कि हम अगर पासवर्ड देंगे तो उसके लिए आपको कितना पैसा हमें देना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि हम कुछ भी लिंक पे क्लिक ना करें, है ना। डिजिटल आइडेंटिटी अपनी संभाल के रखें, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इधर उधर ना जाए, जिससे कोई हमारी डिजिटल इन्फॉर्मेशन और डिजिटल आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल ना कर सके। क्योंकि देखा जाता है कि चाहे स्वास्थ्य की बात करें या परिवहन की बात करें या तमाम क्षेत्रों की बात करें, तो इससे काम कितना सरल हुआ है एआई के। जी, तो कुछ उदाहरण तो मैंने दिए, जैसे कि हमने उत्पादन की बात करी या हमने बच्चों के शिक्षा क्षेत्र की बात करी, पर उसके अलावा भी एआई ने हमारे बहुत सारे और जगहों से भी हमारा काम आसान कर दिया है। तो अब जैसे कि मैं अगर किसी स्कूल के छात्र छात्रा से बात करूं, उन्हें कोई तकलीफ़ है तो वो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं अपनी परेशानी का, या वो उसकी फ़ोटो खींच के भी दे सकते हैं। अब तो एआई इक्वेशन भी देखकर बता देता है, आपकी मदद कर देता है। जैसा कि मैंने कहा, वो खुद इन्फॉर्मेशन सीख के हमें बताता रहता है। तो इस तरह से हम छात्रों के लिए या कृषकों के लिए भी, जैसे कृषकों के लिए भी अब बहुत सारे ऑगमेंटेड रियलिटी के ऐप्स आ गए हैं जो देख के बता देते हैं कि आपके पौधों में अभी पानी की कमी है या मिट्टी में क्या ज़रूरत है, या अगर कीड़े लग गए हैं तो कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए, आदि आदि। तो इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र हैं, हर जगह हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे लास्ट वाली ये है कि आपने रिसर्च किया है एआई पर, रिसर्च पे क्या निचोड़ निकल कर आया है, एक छोटा? जी, तो मेरे ख्याल से वो उसका सार यही है जो हमने बात की, कि उसको हम पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नेगेटिव तरीके से भी। पर मैं तो ये बोलूँगी कि भारत के छात्र छात्राओं को विज्ञान में रुचि लेनी चाहिए और हमें अपना खुद से मेहनत करके एआई को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे हम भारत को एक लीडर जैसे इस्टेब्लिश कर सकें, है ना। तो ये जनरल मैसेज है, पर एआई पे स्पेसिफिकली इसलिए रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि अभी हम इसकी मदद से अपने देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ये थे श्रेया गौतम जो हमारे साथ जिन्होंने एआई को लेकर के बातचीत की। उन्होंने बताया है कि एआई से चाहे परिवहन हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जाकर आप उसको ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।